तो हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है। ये भारत में ध्यान रखना है, टॉपिक हमारा ये है कि जो ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज के अगेंस्ट भारत के लोगों ने जो विद्रोह किया। विद्रोह कई रूप में हुआ, लेकिन हमें यहाँ पर अभी पढ़ना है वो विद्रोह जो या तो पीजेंट्स ने किया या ट्राइबल लोगों ने किया। पीजेंट्स और ट्राइबल लोगों ने क्यों विद्रोह किया, इसके कारण हमने कल किए थे। कई सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी थी जिससे किसान और जनजातीय लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। इन्हीं को हम वन बाय वन समझेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहला विद्रोह है, ये दिया गया है कि मैंने आपको कल ही बताया था कि हमें सेक्शन वाइज ये दिया गया है, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत, इस तरह से अलग अलग सेक्शन में हमें डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा है पूर्वी भारत। जो पूर्वी भारत का हिस्सा है, जिसमें आप देखोगे कि बंगाल का मतलब क्या हो गया, बंगाल का मतलब हो गया उस समय का बिहार, झारखंड, बंगाल और आज का बांग्लादेश। इन सबको मिला देंगे तो हमें बनेगा, और उड़ीसा, इन सबको मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा उस समय का बंगाल। और ये बंगाल एक ऐसी जगह है जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा रहते थे, जनजातीय तत्व बहुत ज्यादा थे वहां पर, आज भी वहां पर बहुत ज्यादा है। झारखंड में देखोगे आप, उड़ीसा में देखोगे आप, वेस्ट बंगाल में देखोगे, ट्राइबल कम्युनिटी बहुत है वहां पर। जनजातीय लोग कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जनजातीय लोग वो है जो जिनकी अपनी जो कल्चर है, जिनकी अपनी जो संस्कृति है, वो संस्कृति रेस्ट ऑफ द पीपल से डिफरेंट। जनजातीय लोग एक अलग क्षेत्र में निवास करते हैं। वो क्षेत्र कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जैसे जंगल का एरिया, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, इन सब जगहों पर वास्तव में वो क्या है कि वो ऐसे लोग हैं। देखो, कई बार हिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हो जाती है। उन्होंने अपने आप को, अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को समेटने के लिए वो पर्टिकुलर किसी एक जगह पर सेटल हो गए, है ना। उन्हें भारत के टर्म में उन्हें जनजातीय मतलब जंगल में रहने वाले लोग कहा गया, जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके के हैं, सामान्य हमसे आपसे थोड़े से डिफरेंट हो जाती है, उनकी संस्कृति थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, उनका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और उनके अंदर एक गुण ये होता है कि वो अपनी संस्कृति और अपने स्टाइल को बना के रखना चाहते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति उनकी संस्कृति में जाकर इंटरफेयर करने की कोशिश करता है तो थोड़ी सी उन्हें दिक्कत होती है ना, उन्हें थोड़ी सी अपनी दिक्कत होती है। वो अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को बनाकर रखना चाहते हैं, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, बाहर के लोग उनके अंदर जाते हैं, कोई भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कि अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं, वो अपने धर्मों का प्रसार करने के लिए, अपने धर्म का प्रसार करने के लिए उन क्षेत्रों में जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है। दो तरीके से आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, या तो आप प्यार से कर सकते हो या आप फोर्सफुली तरीके से कर सकते हो। प्यार या फोर्सफुली तरीके से, दोनों तरीकों से धर्म का प्रसार होता है। उनका अपना धर्म होता है, उनकी अपनी संस्कृति होती है। बाहर से लोग जाते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आपका धर्म और आपकी संस्कृति जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आप क्या करो, अपने आप को कन्वर्ट कर लो हमारे अंदर। हम आपको बेहतर स्टाइल दिखाएंगे, हम आपको बेहतर जिंदगी दिखाएंगे। कई बार वो पसंद करते हैं, कई बार वो पसंद नहीं करते हैं। जब नहीं पसंद करेंगे तो रिवोल्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी, उसकी वजह से उन्होंने समझा कि ये हमारे मामले में इंटरफेयर है और उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, अब हम बंगाल की बात करते हैं, सन्यासी विद्रोह। देखो, इसमें मैंने हर चीज को अंडरलाइन कर रखा है। वास्तव में ये मेरी बुक नहीं है, ये बुक किसी और की है, लेकिन इसे पढ़ा मैंने। तो कई बार जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें किस पार्ट को अंडरलाइन करना है। तो ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये आप इससे समझ सकते हो। देखो, नई व्यवस्था के स्थापित होने से, ठीक है, ये क्या हो गया, विद्रोह का कारण हो गया। नई व्यवस्था के स्थापित होने से, नई व्यवस्था में क्या हो गया, नई राजनीतिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी हो जाती है, होने से जमींदार, कृषक तथा शिल्पी सभी नष्ट हो गए। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, लैंडलॉर्ड, पीजेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन सभी खत्म हो गए। 1770 में भीषण अकाल पड़ा, है ना। कई बार पूछा जाता है सन्यासी विद्रोह का कारण क्या है, तो सन्यासी विद्रोह के कारण में एक कारण लिख देंगे, चौथा कारण लिख देंगे आपसे कि 1770 का अकाल। आप सोचोगे अकाल की वजह से क्यों विद्रोह हुआ, कुछ लोग क्या करेंगे, अकाल को नहीं लगाएंगे, गलत। 1770 में भीषण अकाल पड़ा, उसे तथा कंपनी के पदाधिकारियों की कठोरता को लोगों ने विदेशी राज्य की ही देन समझा। मतलब यहां क्या है, अकाल और कंपनी के लोग जो कठोरता कर रहे हैं, इसे उन लोगों ने क्या समझा कि ये विदेशी जो आ गए ना हमारे देश के अंदर, इन्होंने ही सत्यानाश किया है, इनकी वजह से ही हमारी ये हालत है, इनके पदाधिकारियों की वजह से, और इनकी वजह से ही अकाल को इन्होंने ही लाने की कोशिश करी है। नहीं तो हमारे यहाँ तो कभी अकाल आए ही नहीं, और आए भी थे तो उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। तो अकाल और ये सारी चीजें। इसके अलावा तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासी लोग बहुत क्षुब्ध हो गए। तीर्थ स्थान पर सरकार क्या करती थी, अगर आप तीर्थ स्थान पर सरकार उनसे टैक्स ले लेती थी, जिसे पिलग्रिमेज कहते हैं। इनसे भी ये क्या हो गए, बहुत क्षुब्ध हो गए।
सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा थी। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सन्यासियों की अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा थी, ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया है ना, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उन्होंने जनता से मिलकर, अब ध्यान रखना है, सिर्फ सन्यासी ही नहीं है, सन्यासियों का सपोर्ट सामान्य जनता ने भी किया है। यही सब चीज क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में आपको दे देंगे एग्जाम में। उन्होंने जनता से मिलकर कंपनी की कोठियों तथा कोषों पर आक्रमण किए, है ना। कोठी उनका जो रेसिडेंस है, उनका जो ऑफिस है, उनकी जो ट्रेजरी है, कंपनी की कोठियों तथा कोषों पर आक्रमण किए। वे लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध बहुत वीरता से लड़े तथा वॉरेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के पश्चात ही इस विद्रोह को दबा पाया। ठीक है, मतलब उन्होंने लड़ाई करी। कौन था गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल ने इस विद्रोह को क्या किया? दबा दिया, है ना। लेकिन उन्होंने लड़ाई तो लड़ी बहुत स्ट्रांग होके। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया, है ना। तो अभी आनंद मठ की बहुत चर्चा हो रही है, वंदे मातरम की बहुत चर्चा होती है ना। तो इन सब चीजों को ये कई बार ये जो पूरा का पूरा टॉपिक आप देख रहे हो यहां से यहां तक, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतने ही छोटे टॉपिक्स इतना ही है टॉपिक, ये इससे ज्यादा नहीं है कुछ भी, सिंपल। किसने किया, क्यों किया, कुछ घटनाएं इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, समझ में आ गया आपको। सन्यासी विद्रोह। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब उसी जगह पर एक और खास तरह की जनजाति लोग, कुछ और खास तरह के जनजातीय लोग रहते थे, जिनका नाम था चुआर, और एक और है हो, है ना। अलग अलग उसी जंगल में रहने वाली, इस जगह पर रहने वाले लोगों का अलग कल्चर है, इस जगह पर रहने वाले लोगों का अलग कल्चर है, इस जगह पर रहने वाले लोगों का अलग कल्चर है, डिफरेंट कल्चर है उनका, और सब अपने अपने कल्चर को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, है ना। कई सारे नाम है यहाँ पर, जैसे चुआर विद्रोह। पहले चुआर क्या है? अकाल तथा बढ़े हुए भूमि कर। एक तो अकाल, और सरकार का जो भूमि कर बहुत ज्यादा था, वो लैंड रेंट, तथा अन्य आर्थिक संकटों के कारण, देखो मिदनापुर जिले की चुआर लोगों ने, मिदनापुर जिले के चुआर लोगों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, देखो दलभूम, कैलापाल, ढोलका तथा वाराभूम के राजाओं ने मिलकर 1768 ईस्वी में विद्रोह कर दिया तथा आत्म विनाश की नीति अपनाई। मतलब वो क्या करते थे, अब एक चीज और ध्यान रखना है, एक ही क्षेत्र के लोग कई बार, एक बार विद्रोह किया, उसके विद्रोह को दबा दिया, फिर कुछ समय के बाद दोबारा किया, फिर दबा दिया, फिर तिवारा किया, फिर दबा दिया, इस तरह से। तो ये एरिया दिखा रहा है, इस एरिया के राजाओं ने मिलकर, ध्यान रखना है, ट्राइबल पीपल के भी तो राजा होते थे, इस एरिया के राजाओं ने मिलकर 1768 ईस्वी में विद्रोह कर दिया तथा आत्मविनाश की नीति अपनाई। आत्मविनाश की नीति क्या होता है? जैसे ब्रिटिशर्स आ गए यहाँ पर, तो वो क्या करेंगे, हमारे रिसोर्स का इस्तेमाल कर लेंगे, तो क्या करो, अपने रिसोर्स को डिस्ट्रॉय कर दो। इसे कहते हैं आत्मविनाश, सॉस्ट अर्थ, है ना। तो इस तरह की नीति उन्होंने अपनाई। यह प्रदेश 18वीं सदी के अंतिम दिनों तक, मतलब यह विद्रोह जो है वो लंबे समय तक चलता रहा। ठीक है, कौन सा एरिया, क्या हुआ, हुई घटना, बस ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर दो एक साथ लिखा हुआ है, तो हमने चोर, क्योंकि ये एक ही एरिया है, एक ही एरिया के रिवोल्ट को हमें पढ़ना है, तो अभी हमने चुआर को पढ़ा, अब हमारा आ गया हो रिवोल्ट, हो। इसी प्रकार छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिले के हो तथा मुंडा लोगों, है ना, रीजन कौन सा है? छोटा नागपुर। छोटा नागपुर हमने प्लेट्यू पढ़ा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर सिंहभूमि, ये दोनों ही एरिया मॉडर्न झारखंड में है। वहां पर अभी भी बहुत ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं। छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिले के हो तथा मुंडा लोग जो थे, हाँ हाँ, वही 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 वही। ठीक है, तो ये विद्रोह होते रहे, हो तथा मुंडा, ध्यान रखना है हमें, कहां पर? छोटा नागपुर और सिंहभूम एरिया, इस जगह पर इन्होंने विद्रोह किया। नेक्स्ट, कोल विद्रोह। ये थोड़ा क्या होता है कि आपको याद करने में थोड़ी सी इसको दिक्कत आएगी। आप चाहोगे तो मैं आपको ये भी भेज दूंगा, ये वाला जो मेरी वाली कॉपी है, जिसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोल, फिर देखो यहां पर ही छोटा नागपुर का जो एरिया है, यहीं पर बहुत ज्यादा जनजाति तत्व के लोग रहते थे, छोटा नागपुर का एरिया। कोलों ने, फिर यहां पर ये हमारा है कोल, कोलों ने
अपना क्रोध उस समय प्रकट किया जब उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुस्लिम कृषकों तथा सिखों को दे दी गई, है ना। इसको समझो कि जब उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुस्लिम कृषकों तथा सिखों को दे दी गई, ये क्या था, ये वास्तव में क्या था। तो आप ऐसे समझो कि सरकार क्या करती थी, उस जगह से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो रेवेन्यू कलेक्ट करना है या उस जमीन पे इन्हें कोई और काम करवाना है। आदिवासी अलग काम करते हैं, इनको कोई और काम करवाना है, तो क्या किया इन्होंने, वो जमीन किसी और को लीज पे दे दी, ठेके पे दे दिया, भाई यहां से तू काम करेगा। अब वो लोग कोई भी हो सकते हैं, तो वो लोग उस जगह पर एंटर करेंगे और उनकी जमीन सीज कर लेंगे और उस पर अपना काम करेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। विदेशी तथा बाहरी लोगों की या तो जला दिया या उन्होंने हत्या कर दी। ये बहुत अग्रेसिव रिवोल्ट हो गया, अरे बहुत अग्रेसिव हो गया रिवोल्ट। तो या तो उन्होंने क्या किया, जला दिया, या फिर उन्होंने क्या करी, हत्या कर दी। यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैल गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, दबा दिए जाते हैं सारे विद्रोह, ऐसे जितने भी विद्रोह हैं वो सारे के सारे विद्रोह दबा दिए जाते हैं। क्लियर आ रहा है, अरे वाह, ठीक है। तो ये कोल विद्रोह हो गया। रीजन ध्यान रखना है, कब हुआ है ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन ऑर्डर में डाल देते हैं, ये विद्रोह, ये विद्रोह, ये विद्रोह, ये विद्रोह, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना, इस तरह के क्वेश्चन। तो ये डेट याद करना, ये टॉपिक बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, इसमें डेट याद करना बड़ा मुश्किल काम है ना। इतने डेट है इसके अंदर, याद करना बड़ा मुश्किल काम है। और हर एक रिवोल्ट में रीजन तो कॉमन है, लेकिन कई बार रीजनल रीजन भी हो जाते हैं, क्षेत्रीय कारण भी हो जाते हैं। लेकिन मजबूरी है, प्रीलिम्स मेंस में कहीं पर भी इससे क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कोल विद्रोह। अब आ जाओगे फिर से उसी जगह पर, संथाल विद्रोह। जगह वही है, छोटा नागपुर प्लेटू। ये आ गई एक अलग कम्युनिटी, संथाल। देखो राजमहल जिले, है ना। संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों तथा साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया, ठीक है। कारण क्या हुआ, भूमिकर अधिकारियों का दुर्व्यवहार, पुलिस का दमन तथा जमींदारों और साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया। सिद्धू और कानू, देखो मैं जब बुक पढ़ता हूं तो मैं उसको अलग अलग कलर से करता हूं, है ना, क्योंकि और मेरे दिमाग में ये मुझे पता है कि किस कलर का क्या मतलब होता है मेरे लिए, जब मैं कलर करता हूं तो किस कलर का क्या मतलब है। तो अगर मुझे देखना है कि मुझे कभी गोल वाले को पढ़ना है, तो मैं देखूंगा कि मैंने क्यों ये गोल किया है, क्योंकि मुझे कई बार कुछ कुछ चीजें याद नहीं होती है ना, तो मैं उसको अलग तरीके से याद करने की कोशिश करता हूं। अब मुझे ये अहोम विद्रोह, आसाम, अब पूरी बुक में जब भी पलटूंगा तो मुझे डायरेक्ट नजर जाएंगी आसाम पे, तो याद करने की नीड ही नहीं है ना। इसके अलावा देखो कि मैं लीडर्स के नेम भूल जाता था, तो लीडर्स के नेम को मैंने अलग कलर से कर दिया है, सिद्धू कानू, गोमधर कुंवर, इस तरह से। तो अभी मुझे मेरा पढ़ने का ढंग थोड़ा डिफरेंट होता था। मैं क्या करूंगा कि इस बार अगर मैं बुक पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ सबके लीडर्स के नाम याद करूंगा, है ना। इस बार मेरा यही काम है। आप लोग क्या करते हो, सारी चीजों को पढ़ लेते हो, अलग अलग सेक्शन में पढ़ना चाहिए। इस बार सारे लीडर्स का नाम याद होगा, इस बार सारे एरिया का नाम याद होगा, किस एरिया में क्या क्या हुआ है, इस बार सारी डेट याद कर लूंगा 3 बार में, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमें पता होते थे, कॉन्सेप्ट मुझे याद नहीं करना पड़ता था, वो मैं समझ जाता था तो फिर क्लियर होता था। जो 2-3 चीजें मैं भूल जाता था, उन चीजों को मैं अलग अलग तरीके से याद कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या है कारण, ये कारण है, और लीडर है इनका सिद्धू और कानू के नेतृत्व में शासन के अंत की इन्होंने घोषणा कर दी ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आज से यहां पर ब्रिटिश शासन खत्म है, अब से हमारा शासन। तो उन्होंने शासन के अंत की घोषणा कर दी तथा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। शासन के अंत की घोषणा करेंगे तो स्वतंत्र ही तो हुए हम, ठीक है। विस्तृत सैन्य कार्रवाई के पश्चात ही 1856 ईस्वी में स्थिति नियंत्रण में आई। ये भी पूछ देता है ये विद्रोह कब शांत हुआ, मतलब ऐसे नहीं पूछेगा आप कब शांत हुआ, लेकिन 1856 तक आते आते यह विद्रोह शांत हो पाया, है ना। तो इस तरह से ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और सरकार ने इन लोगों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की। संथाल परगना बनाया गया यहाँ पर। तो ये क्या है हमारा संथाल रिवोल्ट, हाँ, मतलब स्वतंत्र नहीं रहे, मतलब है तो सरकार के नियंत्रण में ही, पर उनकी कुछ डिमांड अपनी थी, जो डिमांड उनकी मानी गई, है ना। उनका कहना था कि हमारा क्षेत्र अलग कर दो, तो हमने उनका क्षेत्र अलग कर दिया संथाल परगना के नाम से। आज भी उसमें एक एरिया है जिसे हम संथाल परगना के नाम से जानते हैं, है ना। अब उसी क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ के चल जाते हैं असम। असम में अहोम रिवोल्ट, असम में अहोम। अब देखो
एक चीज यहां पर ध्यान रखना है जो क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि बाकी सब जगहों पर जो रिवोल्ट अभी तक हमने पढ़ा है उसमें सामान्य वर्ग के लोगों ने रिवोल्ट किया है ना, सामान्य वर्ग के लोगों ने। ये जो आसाम का अहोम है, अहोम रिवोल्ट एक अभिजात वर्ग के लोगों, ये अभिजात वर्ग के लोग हैं। रीजन क्या है इसका? तो अभी तक जो हमने रीजन पढ़ा है उससे ये रीजन बिल्कुल डिफरेंट, यहां पर रीजन डिफरेंट है। तो क्या है देखो, कंपनी पर वर्मा युद्ध के पश्चात लौटने का वचन पूरा न करने का दोष लगाया। मतलब कि कंपनी बर्मा जा रही थी युद्ध लड़ने के लिए, तो उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया होगा कि जब मैं लौट के आऊंगा तो इस एरिया को खाली कर दूंगा, है ना। जब वो लौट कर आए तो उन्होंने उस एरिया को खाली नहीं किया, तो इन्हें लगा कि भाई कंपनी ने अपना तो वादा पूरा नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया, है ना। अभिजात मतलब हायर क्लास के लोग। इसके अतिरिक्त जब अंग्रेजों ने अहोम प्रदेश को भी अपने प्रदेश में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया तो विद्रोह फूट पड़ा। तो एक रीजन तो वो हो गया, उन्होंने उस एरिया को खाली नहीं किया। दूसरा, उन्होंने अहोमों को अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करी, उधर एक्सपेंशन करने की कोशिश करी। तो देखो, ये अपने प्रदेश में सम्मिलित करने का प्रयास किया तो उनका विद्रोह फूट गया। 1828 देखो डेट, 1828 में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा, ध्यान रखना, अपना राजा घोषित कर दिया। गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित कर दिया तथा रंगपुर, उनका पास का एरिया जो है, उस पर उन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया। कंपनी ने इसे बचा लिया, ठीक है। तो ये 1828 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में दूसरे विद्रोह की योजना बनी। अब सरकार की नीति थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब सरकार ने इस रिवोल्ट को कैसे, पहले तो फोर्सफुली तरीके से शांत किया, दूसरा क्या किया इन्होंने कि कंपनी ने इस बार शांतिमय नीति अपनाई तथा उत्तरी आसाम, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ध्यान रखना, ये सब पूछा नहीं गया है। उत्तरी आसाम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिए गए तथा कुछ अन्य क्षेत्र भी उन्हें दिए गए। तो उन्होंने क्या किया, देखो ये भी हम यहां पर पढ़ तो रहे हैं, लेकिन यह भी फूट डालने की नीति है। आपने क्या किया, आसाम को डिवाइड कर दिया, उसी में से एक व्यक्ति को निकाला, कहा कि भाई तुझे ये एरिया दे देता हूं। तो इससे क्या हुआ, विद्रोह में फूट पड़ गई। इसे यहां पर शांति प्रिय नीति अपनाने की बात नहीं है, नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि जब बुक ये लिखी गई थी उस समय ब्रिटिश प्रभाव ज्यादा था। मैं कई बार कहता हूं हिस्ट्री की बुक पे, जो हिस्ट्री की बुक हमारे यहाँ लिखी गई है उस पर या तो कम्युनल, या तो वो प्रभाव है, यूरोपियन प्रभाव, इन्फ्लुएंस है, या मार्क्स का प्रभाव है, कार्ल मार्क्स का। हमारे यहाँ जो बुक लिखी गई है ये इन्हीं दोनों प्रयासों में लिखी गई है। और जब इन्हीं दोनों प्रयासों में लिखी गई है तो कई बार क्या किया गया है कि उनको जो चीज पसंद है वही चीज लिख दी गई, तो जो रियल फैक्ट है वो रियल फैक्ट नहीं आ पाया। हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी ने इस बार शांतिमय नीति अपनाई, ये शांतिमय नीति थी। इन्होंने कहा कि कंपनी ने इस बार लिखना चाहिए फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई। यहाँ पर ये आना चाहिए था कि पूरे आसाम को अगर आप मिला ना पाए तो एक काम करो, फूट डाल दो, फूट डाल के एक एरिया किसी को दे दो, राजा बना दो, बाकी एरिया हम शांत कर लेंगे अपने आप, है ना। तो इन्होंने इस तरह से इसे शांत किया, आसाम के क्षेत्र को, ठीक है। चलो आगे चलो। देखो अब ये क्या है हमारा, खासी रिवोल्ट। अब आपको पता है खासी कहाँ है, मेघालय में, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। तो उन पहाड़ी क्षेत्रों में भी कुछ ट्राइबल लोग रहते थे, उस नाम पर ही खासी कम्युनिटी आ गई है हमारे पास। कंपनी ने पूर्व दिशा में जयंतिया तथा पश्चिम में गारो पहाड़ी के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। गारो, खासी, जयंतिया वाला क्षेत्र था। अंग्रेजों ने ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग की योजना भी बनाई। वास्तव में वो, है ना, उन्होंने एक रास्ता बनाने का वहां से प्रयास किया जो ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए था। बहुत से अंग्रेज, बंगाली तथा अन्य लोग वहां भेजे गए। तीरथ सिंह के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह कर दिया, है ना। ये तीरथ सिंह उस विद्रोह के लीडर थे, हस्तक्षेप का विरोध किया तथा गारो, खामपटी तथा सिंहपू लोगों की सहायता से, ध्यान रखना है। देखो इससे कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट भी आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अब कभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अच्छा कोई पूछ दे कि खामपटी एक जनजातीय कम्युनिटी है जो किस क्षेत्र में निवास करती है ना, इनसे भी यूपीएससी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेती है। तो खामपटी और सिंहपू ये भी क्या है, उसी क्षेत्र में रहने वाले ट्राइबल पीपल है। तो गारो तो है, देखो खासी, तो गारो, खामपटी, सिंहपू लोगों की सहायता से किसने रिवोल्ट किया, खासी लोगों ने रिवोल्ट किया। तो हमें 4 जनजातियों का नाम पता चल गया, खासी, गारो, खामपटी तथा सिंहपू। तो कभी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ये मेघालय क्षेत्र में निवास करने वाली, तो खासी और गारो को हटा दिया, अगर खासी और गारो रहेगा तो हम समझ जाएंगे बहुत आसानी से, है ना, हम लगा देंगे मेघालय। लेकिन खासी गारो को हटा दे, सिर्फ लिख दे खामपटी तथा सिंहपू, तो बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश लगा के आ जाएंगे, आसाम लगा के आ जाएंगे। वैसे भी जब हम तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारा तुक्का गलत ही बैठता है ना।
आप में से हैं कुछ ऐसे लोग जो तुक्का लगाते हैं और तराक सही हो जाता है। तो कभी आपने सोचा है ये तुक्का सही क्यों नहीं होता है? तुक्का में कॉन्सेप्ट का तो मतलब ही नहीं है। जब हम तुक्का लगाते हैं, दो में से मैं कहता हूं दो में से एक सेलेक्ट करो, है ना, एक में मान लो कि आपको ये मिलेगा, दूसरे में मान लो आपको ठुकाई होगी, ठीक है। अब इस जगह पर जब आप चुनोगे तो इसमें लॉजिक कॉन्सेप्ट तो कुछ पता ही नहीं है। तुक्का में नो लॉजिक नो कॉन्सेप्ट। तुक्का इज इक्वल टू सिक्स्थ सेंस। सिक्स्थ सेंस, वो बिल्कुल सिक्स्थ सेंस है। और सिक्स्थ सेंस कैसे काम करेगा? जब आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं होगा। कोई भी, मैं कह रहा हूं कि अगर 12,000 यूपीएससी रिजल्ट दे रही है, पीसीएस रिजल्ट दे रही है, तो 12 के 12 ऐसे बच्चे नहीं हैं जो सब जानते हैं। आप देखते हो बहुत सारे बच्चे सब जानते हैं फिर भी नहीं हो पाता है उनका, और बहुत सारे बच्चे आपकी नजर में देखा वो कम भी जानते हैं फिर भी उनका हो जाता है ना। मैं अगर मुझे मेरे सामने किसी बच्चे को उठा के ले जाओ जिनका हुआ है, तो मैं कह दूंगा अबे तू, तेरा हो गया क्या, है ना, क्योंकि मेरी नजर में उनकी तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप कर लिया है। तुक्का इज इक्वल टू क्रिएटिविटी। आप अगर 10 लगाओगे तो आपके 5 सही होने चाहिए। 5 सही हो गया तो आप बेनिफिट में। लेकिन ये तो कैसी बात है कि 10 लगाया आपने, 10 के 10 गलत हो गए। मैक्सिमम टाइम यही होता है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारा सिक्स सेंस को हम दबा के रखते हैं। सिक्स सेंस कैसे निकलेगा? जितने ज्यादा आप क्रिएटिव बनोगे। क्रिएटिव बनो, प्रेशर हटाओ। बहुत प्रेशर है आपके दिमाग पे, आप उबल रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। मैं एक दिन एक रथ पे, इसे धार्मिक तरीके से मत लेना, बता रहा हूं मैं, धर्म की कोटेशन को ही बता रहा हूं, लेकिन ये धार्मिक नहीं है, ये आपको समझाने के लिए। एक दिन एक रथ पे सारथी के रूप में कृष्ण सवार थे और पीछे अर्जुन बैठा था, सामने कौरवों की बड़ी सेना थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि पार्थ गांडीव उठाओ। तो पार्थ ने कहा कि किनको मारूं मैं किनको मारूं? ये मेरे गुरु, ये मेरे पितामह, ये मेरे मित्र, ये मेरे भाई, मैं किन पे गांडीव उठाऊं, किनको मारूं? तो कृष्ण ने क्या कहा कि जिसे तुम मारने की बात कर रहे हो उसे तो मैंने पहले ही मार दिया है, वो तो पहले ही मरे हुए हैं, तो तुम किसे मारोगे? तुम तो मार ही नहीं सकते, तुम तो सिर्फ एक साधन हो। साधन मार तो मैंने उन्हें पहले दिया है। कृष्ण ने उसे दिखा दिया अर्जुन को कि देख लो, सब पहले ही मरे हुए हैं। मतलब क्या है इसका? बहुत बड़ा मतलब है, जो समझेंगे उसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये है कि मैं इसे साइंस से जोड़ता हूं। भारत में साइंस बहुत पहले आ गया था, जिसे आज यूरोप के लोग प्रूव करते हैं। मतलब क्या है, इसे मैं आइंस्टाइन की लाइन से जोड़ता हूं। आइंस्टाइन कहता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों एक साथ चल रहे हैं। आप क्या बनोगे आगे, वो आप पहले ही बन गए हो, है ना। आप जो तैयारी कर रहे हो, फ्यूचर आपका पहले से डिसाइडेड है। आप सिर्फ अपने कर्म से उस तरफ जा रहे हैं, सिर्फ अपने कर्म से। जो बनना, जिसको बनना है वो बना हुआ है, जिसको नहीं बनना है वो नहीं बनेगा। बस आप अगर उस जगह पर आपको पहुंचना लिखा हुआ है कि आप वहां पहुंचोगे ही पहुंचोगे, मतलब आप आगे आईएएस बने हुए हो, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कर्म करोगे। समझाने के लिए कृष्ण बैठा हुआ है ना आपके पास। मैं सबको समझाता रहता हूं ना भाई, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, है ना। अब अर्जुन युद्ध लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, ये अर्जुन की अपनी मेंटेलिटी भी तो है ना। तो आप बनोगे या नहीं बनोगे पहले से डिसाइडेड है। अगर आपको बनना लिखा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग कर्म करोगे, और आपको नहीं बनना लिखा हुआ है तो आप निकल जाओगे मस्ती करने के लिए। बस यही तो हो रहा है। तो इसलिए आप ये टेंशन मत पालो, मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, आप टेंशन मत पालो एग्जाम हॉल में जाके। अगर आपका बनना लिखा हुआ है तो आप बनोगे ही बनोगे, और अगर आपका बनना नहीं लिखा हुआ है तो पूरे साल आपने जो मस्ती करी है तो एग्जाम हॉल में जाके क्या करोगे? फिर तो नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो एग्जाम हॉल में जाना इज इक्वल टू टाइम पास, बस, ठीक है। तो चिंता मत करो, मैं बार बार बच्चों को समझाता हूं। आज मुझे एक बात समझ में आई है कई सालों के बाद पढ़ाने के बाद, कि हमारे बहुत सारे बच्चे ज्ञान की वजह से नहीं रुकते हैं, वो अपने सर के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। इसलिए मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं ये भी बात आपको समझाता हूं कि अपने सर के जो प्रेशर है वो रिलीज करो, उसे खत्म करो, कम करो। जैसे ही प्रेशर कम करोगे आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी, रचनात्मकता। वही बात आइंस्टाइन ने तो कहा कि आप याद कम करो, क्या करो? इमेजिनेशन डेवलप करो। मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं, इमेजिनेशन, सोचना है। आप सोचो, जितना सोचोगे, सोचने से आपकी क्रिएटिविटी डेवलप होगी, कर पाओगे आप, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आ गया खासी विद्रोह। अब इसी जगह पर थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं। तो ये एक आ गया हमारे पास, क्या है? पागलपंथी विद्रोह, है ना। पागलों नाम है एक, उस जगह पर रहने वाले एक खास तरह की धार्मिक कम्युनिटी है, उस जगह पर रहने वाली एक खास तरह की धार्मिक कम्युनिटी जिसका नाम है पागलपंथी तथा फरैजी। दो धार्मिक संप्रदाय है, पागलपंथी तथा फरैजी।
तो यहां पे लिखा हुआ देखो, पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक, पूरी तरह से धार्मिक नहीं है, अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। ये सब क्वेश्चन के रूप में आए हुए एग्जाम में। तो पागल पंथ क्या है? एक सेमी रिलीजियस कम्युनिटी है, सेमी रिलीजियस कम्युनिटी। कहां पर है? उत्तरी बंगाल में। किसने स्टार्ट किया था? करम शाह ने। करम शाह के बाद जब उसका पुत्र है, उसका नाम है टीपू, टीपू ने इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, ध्यान रखना है, ये टीपू सुल्तान नहीं है, ये दूसरा टीपू। ठीक है, तो क्या है कि एक रीजन है जमींदारों और मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वहां के जो लोग होंगे वो अत्याचार करेंगे ही करेंगे, तो उसके विरुद्ध विद्रोह। टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। ध्यान रखना है, टीपू राजा बन बैठा। तभी हम इसे कहते हैं अर्ध धार्मिक संप्रदाय। अगर वो धार्मिक संप्रदाय होता तो सिर्फ गुरु बनता, पर वह राजा बन रहा है इसलिए वो अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। विद्रोहियों ने गारो पहाड़ियों तक उपद्रव किए। यह क्षेत्र 1840 और 1850 तक सरकार इसे पूरी तरह से दबा देती थी, पर ये दब नहीं पाता था ना, लोग फिर रिवोल्ट कर देते थे। तो ये क्या हो गया हमारे पास? रिवोल्ट, जिसके लीडर पहले करम शाह थे, फिर टीपू हो गए। रिवोल्ट का नाम है पागलपंथी कम्युनिटी थी, एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था। ठीक उसी तरह इसी जगह पर फराइजी लोगों ने हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, है ना। ये बंगाल के फरीदपुर के लोग थे, ये भी एक संप्रदाय था, रिलीजियस संप्रदाय था। और इसको किसने चलाया था? हाजी शरीयतुल्लाह ने चलाया था। शरीयतुल्लाह के पुत्र आ गए दादू मियां, जिन्होंने इस रिवोल्ट को आगे बढ़ाया और बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। मतलब ये लोग सोचो कितने महान थे कि ये सोचते थे बंगाल से ही अंग्रेजों को निकाल दूंगा। ये इनके पास एक महानता थी, दूसरी इनके ज्ञान की कमी थी, है ना। ये नहीं समझते थे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा दूर जाकर देखा नहीं था। उन्हें ये नहीं पता था कि ये पूरे दुनिया पर रूल कर रहे हैं। इन्हें लगता था कि ये हमारे एरिया में आ गए, इनको यहां से बाहर निकाल दो, है ना। तो इस तरह से एक चीज ध्यान रखना है हमें कि यह संप्रदाय जमींदारों द्वारा अपने मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरोध में था। इस चीज को ध्यान रखना है कि क्या होता था, उस एरिया में कोई आ जाता था, ब्रिटिश को क्या करना है? कलेक्शन करना है, तो वो किसी को अपॉइंट कर देता था। वो व्यक्ति क्या हो गया? वो जमींदार हो गया। वो जमींदार लोग क्या करेगा? वहां से कलेक्शन करेगा। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं? ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार, वो किसको अत्याचार करते हुए देख रहे हैं? जमींदारों को देख रहे हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार कौन कर रहा है? जमींदार कर रहा है। कुछ लोग उनमें से ऐसे भी थे जो समझ जाते थे कि जमींदारों के ऊपर भी एक महान जमींदार है, लेकिन ऐसे लोग, है ना। जैसे आज ही के देखो, आज कि आप सबने एक न्यूज पढ़ी होगी, सेब अरावली, है ना। और भारत की 85% जो 85 में 96% पॉपुलेशन ऐसी है जिन्हें इसका मतलब नहीं पता है कि सेब अरावली क्या है। उन्हें यह नहीं पता है कि सरकार के ये नियम क्या हैं, जो 100 मीटर वाली पहाड़ी वाला नियम बनाया गया है वो क्या है। आज भारत के जो लोग हैं वो एक अजीब से स्टाइल में जी रहे हैं। बस उनको मोबिलाइज किया जाता है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक ग्रुप के द्वारा, चाहे वो कोई भी हो सकता है। सरकार हो सकता है, एंटी गवर्नमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सरकार भी मोबिलाइज करती है, एंटी गवर्नमेंट भी मोबिलाइज करता है। हम उसी के पीछे भागते रहते हैं। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी 96% में से 1-2% लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके प्रोविजन पता है कि ये है क्या। इसलिए हमें डिफरेंट तरीके से काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका था, कुछ ऐसे रिवोल्ट थे आपके जो हमने पूर्वी भारत में किए। ठीक है, क्लियर है। कुछ कारण कंबाइंड है, सबका कारण है, लेकिन कुछ अलग अलग रिवोल्ट के अपने अलग अलग कारण हैं। उन कारणों को हमें समझना है। ओके, अब चलते हैं एक बार पश्चिमी भारत में, वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, चलें। ये टॉपिक थोड़ा सा बर्डन की तरह हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत ज्यादा नाम है, बहुत ज्यादा मतलब हमसे थोड़े से डिफरेंट हैं, नाम डिफरेंट है, चीजें अलग अलग जगह पर अलग अलग कारण घुसे हुए हैं, इसलिए डिफरेंट थोड़ा सा हो जाता है। पश्चिमी भारत भारत में रहने वाली एक कम्युनिटी थी भील, है ना। तो ये भील जो है हमारे कहाँ रह रहे हैं, देखो खानदेश जिले में रहती थी। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश जिले में रहती थी। इन लोगों ने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब देखो, ये जो टाइमिंग है आपकी 1812 ईस्वी में जब रिवोल्ट हुआ है,
उस समय मराठा राज्य जिंदा है। मराठा राज्य कब खत्म हुआ? 1817-18 में, है ना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय। तो मराठा राज्य जिंदा है। तो कंपनी ने यह इल्जाम लगाया कि जो उस समय पेशवा थे बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी डांगलिया ने इसे रिवोल्ट को प्रोत्साहित किया, है ना, इस रिवोल्ट को फैलाने का काम इन्होंने किया है। पर इसका रीजन अलग है। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार के भय से ही इस विद्रोह का कारण था। मतलब विद्रोह का कारण कुछ और था, विद्रोह का कारण वही था, इकोनॉमिक पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, वो विद्रोह था, कारण था। अंग्रेजी सेना की बहुत बड़ी टुकड़ी से दबाने में लग गई, परंतु भयभीत होने के स्थान पर भीलों की उत्तेजना और भी बढ़ गई, विशेषकर जब उन्हें अंग्रेजों को बर्मा में हुई पता नहीं, कई बार ये होता है कि कई बार अंतरराष्ट्रीय घटना का भी प्रभाव पड़ता है ना। तो भीलों ने रिवोल्ट किया, सरकार ने इस रिवोल्ट को शांत कर दिया। अब ये रिवोल्ट शांत नहीं हुआ था, उसी समय इनको ये खबर मिली कि ये लोग बर्मा में मतलब इनको कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये लोग बर्मा में हार गए। तो क्या होती है कि इस तरह की घटना रिवोल्ट को ट्रिगर कर देती। तो जब ये ज्ञान हुआ, ध्यान रखना है कि ये सब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। ये नहीं करने दे। मैं कई बार एक्साइटमेंट में ना ज्यादा तेज बोलने लग जाता हूं, ठीक है। तो फिर इनका क्या है, देखो आप कि इनको अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। देखो 1812 में से 19 में एक बार रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट दबा दिया गया। 1825 ईस्वी में दोबारा रिवोल्ट हुआ, 1831 में भी रिवोल्ट हुआ, 1846 ईस्वी में रिवोल्ट हुआ। मतलब कि ये भी समय समय पर रिवोल्ट करते रहते थे। इनके रिवोल्ट को दबा दिया जाता था, फिर भी इस समय रिवोल्ट कर देंगे, फिर अगले समय रिवोल्ट कर देंगे, फिर अगले समय। अब मैटर ये है यहाँ पर हमारा कि हमसे ये पूछा जाएगा, 4 विद्रोहों का नाम दे दिया जाएगा, इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि रिवोल्ट कब हुआ। अब किस ईयर को हमें ईयर मानना है ना। तो पहली बार जब रिवोल्ट हुआ है उसी को हमें मानना है ईयर के रूप में लेंगे हम, जब 4 रीजन को क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है उसमें। ठीक है, भीलों के पास आ गए हमारे कोल, यहां पर आ गए हमारे पास, भीलों के पास वाले क्षेत्र में ही थे कोल। कोलों ने रिवोल्ट कर दिया, अंग्रेजों ने उनके दुर्ग तोड़ दिए थे। इधर भी है कुछ अलग अलग, एक ही है मतलब, लेकिन कुछ कल्चर उनके अलग अलग हो जाते हैं। तो अंग्रेजों ने उनके दुर्ग तोड़ दिए थे और अंग्रेजी शासन में उनके अंदर बेकारी बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये रीजन बताया गया और अलग अलग समय में विद्रोह किए इन्होंने। नींद आ रही? हाँ, 1829। ठीक है, अब ये आ गया हमारा। उसके बाद कोलों के बाद कच्छ। कच्छ जो हमारा है वो गुजरात वाला हिस्सा है, आपको पता है। तो कच्छ तथा काठियावाड़ में भी अंग्रेजों के विरुद्ध रोष फैला। और देखो यहां पर क्या है, कच्छ के राजा भारमल है ना, कच्छ के राजा भारमल और झरेजा एक कम्युनिटी है के समर्थक सरदारों का रोष था। क्या हुआ कि 1819 में राजा भारमल को हराकर अंग्रेजों ने उसके अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया, है ना। ये कारण होते हैं किसी भी चीज को, अब हर एक चीज का कारण है। कच्छ के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट का कारण क्या है, यहाँ पर राजा भारमल है जो पहले से डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है। तो वहां के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा ये राजा को हटा दो। तो राजा, ब्रिटिश एक अजीब काम ना, थोड़ी सी वो अजीब मेंटेलिटी के होते थे। वो हटा के मिला भी तो सकते थे, लेकिन वो थोड़े थोड़े डरपोक भी होते थे ना। जैसे बक्सर की लड़ाई में सारे पराजित हो गए तो वो पूरे राज्य को मिला सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। मतलब थे तो बहुत दूर तक जाने वाले, लेकिन अंदर से थोड़े थोड़े डरपोक भी थे। उन्हें लगा अगर ऐसा करूंगा तो यहाँ की जनता भड़क सकती है, या कोई भी कारण हो सकता है। तो देखो, अगर उन्होंने भारमल को हटा दिया तो खुद मिला तो सकते थे उसे अपने राज्य में, लेकिन नहीं, उन्होंने उसके पुत्र को ही सिंहासन पर बिठा दिया। ठीक है, तो प्रदेश का वास्तविक शासक एक, अब जब वो पुत्र है और पुत्र बहुत छोटा है तो शासन कौन करेगा? तो शासन करने के लिए एक बॉडी बना दी जो रूल करेगी। रूल किसके नाम पर होगा? राजा के नाम पर होगा। लेकिन रूल कौन कर रहा है? ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंटेड। तो काउंसिल ऑफ रीजेंसी बना दी जिसका हेड एक ब्रिटिश रेजिडेंट था। इन्होंने जो नीति अपनाई
उन्नीति के खिलाफ विद्रोह हो गया। ठीक है, तो कच्छ रिवोल्ट, हमें क्या ध्यान रखना है, रीजन। कारण क्या है, भारमल को हटा दिया गया है। पहले से लोग डिससेटिस्फाइड है ब्रिटिश की पॉलिसी से। ब्रिटिश ने इसमें आग में घी का काम किया, भारमल को हटा दिया और उसके पुत्र को बना दिया। भारमल को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, तो भारमल सबके साथ मिलकर रिवोल्ट कर देंगे, है ना। और यहाँ पर जिस व्यक्ति को राजा बनाया गया वो बहुत छोटा है, तो उसके लिए एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी बना दी गई, जिसमें ब्रिटिश के द्वारा मनोनीत लोग होते थे। तो देखने को शासन कौन कर रहा है, राजा कर रहा है, लेकिन वास्तव में कर कौन रहा है, ब्रिटिश कर रहा है। और कई सारी घटना ऐसी होती है जो देख लेना आप एक बार। बर्मा वाला यहाँ पर भी आ गया कि इन्हें भी पता चल गया कि बर्मा युद्ध में सरकार की हार हो गई है, तो ये सभी के कारण रह गए, है ना। और अलग अलग समय में गवर्नमेंट ने इस रिवोल्ट को सप्रेस किया। अब इसी पश्चिम भारत में नेक्स्ट वन है हमारा बघेरा रिवोल्ट। तो आप इसे थोड़ा सा एक काम करो, जैसे मार्क मैंने कर दिया है, मैं इसे भेज दूंगा आपको। हिंदी वाले भी थोड़ा सा देख लेना, अपने इंग्लिश वाले जो है अपने बुक में आपको कैसे करना है उसके हिसाब से आप इसे देखो। ओखा मंडल एरिया है, ओखा मंडल। देखो, जब बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से इन लोगों से अधिक कर प्राप्त करने का प्रयत्न किया, तो इन लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, कर कौन प्राप्त कर रहा है, बड़ौदा के गायकवाड़। बड़ौदा के गायकवाड़ को किसने अपॉइंट किया है, ब्रिटिश ने। 1820 तक इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, अब आ गया सूरत का विद्रोह, नमक विद्रोह। 1844 ईस्वी में नमक कर आधा रुपया प्रति मन से बढ़ाकर 1 रुपया प्रति मन कर दिया गया। नमक कर आधा रुपया 50 पैसा प्रति मन से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति मन कर दिया गया, जिससे लोगों में बहुत असंतोष फैला, तो लोगों ने रिवोल्ट कर दिया। देखो, नमक तो एक बहाना है, वास्तव में क्या है, लोग सरकार की पॉलिसीज से परेशान है। नमक एक बहाना है। नमक ने क्या काम किया, यहाँ पर ट्रिगर का काम किया। ट्रिगर समझते हो, पीछे गोली भरी हुई है, सिर्फ हमें वो दबाना है, इसे बोलते हैं ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है वो कारण जिसकी वजह से वो भड़क गई चीजें। तो भड़कने का कारण क्या हुआ, नमक का कारण। जब अंग्रेजों ने देखा कि यह विद्रोह इतना अधिक है, तो उन्होंने अतिरिक्त कर हटा दिया। ये भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार 1848 में सरकार ने एक मानक स्टैंडर्ड नाप और तौल लागू करने का प्रयत्न किया, तो लोगों ने स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर तो अच्छी चीज है ना, कि सरकार कह रही है देखो यहाँ पर कोई रख रहा है तौलने वाला है 950 ग्राम का, कोई वहां रख रहा है 970 ग्राम, कोई वहां रख रहा है 980 ग्राम। सरकार ने कहा ये नहीं चलेगा, एक जैसा करने की कोशिश करो, है ना। रिवोल्ट, लोग अपनी मर्जी से जीने के आदी होते हैं, अपने आप को किसी पर्टिकुलर तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, और सरकार का काम क्या होता है, कई बार वो कहती है नहीं तू रूल से चला, है ना। जैसे क्या है क्वेश्चन, एक हेलमेट पहनना जरूरी है, सरकार क्या कह रही है, रूल से चला। कई बार हम उसे पसंद नहीं करते हैं। कुछ चीजें ऐसी ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी होती है जो देख के लगता है कि हाँ उन्होंने सही करने की कोशिश करी, जैसे स्टैंडर्ड माप तौल। एक सारे इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो भाई एक जैसे वजन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कहानी ठीक थी, लेकिन लोगों ने उसे अपने मामले में हस्तक्षेप माना। तो बाहर का व्यक्ति कोई हमारे मामले में हस्तक्षेप कैसे कर सकता है, तो हमने रिवोल्ट कर दिया, है ना। तो यही है हमारा सूरत का नमक आंदोलन। रामोसी, पश्चिमी घाट में रहने वाली एक आदिम जाति रामोसी थी। वे अंग्रेजी प्रशासन पद्धति तथा अंग्रेजी प्रशासन से बहुत परेशान थे। चित्तूर सिंह के नेतृत्व में उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और सतारा के आसपास का प्रदेश उन्होंने लूट लिया। ठीक है, तो हर एक जो रिवोल्ट है यहां पर, उसमें देखो आप कि एक लीडर डेवलप हो जाता है वहां पर, एक लीडर डेवलप हो जाते हैं जो उनके रिवोल्ट को एक नई दिशा देते हैं। 1839 में सतारा के राजा प्रताप सिंह के सिंहासन से हटा दिया गया, इसके अगेंस्ट लोगों ने रिवोल्ट कर दिया, सतारा का रिवोल्ट। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था एक बार कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठा राज्य समाप्त कर दिया गया और मराठा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। उसमें से एक राज्य स्थापित कर दिया गया जिसका नाम था सतारा, और सतारा के राजा के रूप में शिवाजी का एक वंशज ढूंढा गया जिसे सतारा का राजा बना दिया गया, उसका नाम था प्रताप सिंह। अब ब्रिटिश ने क्या किया, प्रताप सिंह को भी हटा दिया। तो प्रताप सिंह को क्यों हटाया, क्योंकि ब्रिटिश का कहना था ये राज्य हमने आपको दिया था, अब हमारा मन देने का नहीं है तो हम आपको हटा देंगे। तो ब्रिटिश ने उसे हटा दिया। तो नरसिंह दत्तात्रेय प्रेतकर ने उस राजा के बिहाफ पर वहां पर रिवोल्ट कर दिया। तो ये हो गए हमारे नरसिंह दत्तात्रेय प्रेतकर।
ठीक है। उसी तरह आ गया हमारा कोल्हापुर तथा सामंतवाड़ी विद्रोह। छोटी छोटी चीजें हैं, आप इसे एक बार पढ़ना, आप इसे एक बार पढ़ो और समझने की कोशिश करो। ये सारी चीजें कुछ समझने लायक नहीं है इसमें, बस आपको याद करना पड़ेगा। अब हमने पढ़ा पूर्वी भारत, फिर पश्चिमी भारत, अब हमारा आ गया दक्षिणी भारत, है ना। और दक्षिणी भारत में विजयनगरम के राजा का विद्रोह। विजयनगर एक राज्य है। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी सरकार के जिलों को प्राप्त करने के पश्चात उस प्रदेश में बहुत कठोरता से कार्य किया, वगैरह 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 वगैरह। विजयनगर राज्य छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है ना। याद है ना, मेडिवल हिस्ट्री में हमने विजयनगर राज्य के बारे में पढ़ा था। तो विजयनगर राज्य छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है जहां पर ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वहां के राजा ने रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, जब उनकी संपत्ति जब्त करने की कोशिश की गई, उनकी सेना भंग कर दी गई, वगैरह वगैरह, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। देखो, इसी प्रकार डिंडी गुल तथा मालाबार के पॉलीगर लोगों ने, पॉलीगर कौन होते थे, वहां के किसान होते थे, पॉलीगर लोगों ने भी ब्रिटिश भूमिका व्यवस्था के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। तो ये कई बार पॉलीगर नाम आया है, तो पॉलीगर ध्यान रखना है, वहां के जो किसान होते थे, कई सारे किसानों को वहां पर पॉलीगर कहा जाता था। इसी क्षेत्र में है दीवान वेला टम्पी का विद्रोह। देखो, 1805 ईस्वी में वेलेस्ली ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। ठीक है, महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक कर सब्सिडी देने से आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दृष्ट। ठीक है, जिसके फलस्वरूप दीवान, उनके दीवान का मतलब है प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री वेला टम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। नायर बटालियन सेना की एक टुकड़ी थी। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी। साउथ इंडिया में दीवान वेला टम्पी, वेलेस्ली के ट्रावनकोर राज्य, ट्रावनकोर राज्य है यहाँ पर हमारे पास। वेलेस्ली ने ट्रावनकोर राज्य के साथ सहायक संधि, हमें याद है सहायक संधि हमने पढ़ा है। सहायक संधि में किसी राज्य के साथ सहायक संधि करता था वो, वेलेस्ली करता था, जिसमें उसे, है ना, उसके राज्य का एक हिस्सा ले लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि कई राजाओं ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, है ना। तो ये हमारा आ गया दक्षिण भारत का विजयनगर वाला, दीवान वेला टम्पी वाला। अब आ गया हमारे पास एक मूवमेंट है बहावी आंदोलन। देखो, ये बहावी आंदोलन थोड़ा सा आप इसे समझो, ये स्टार्ट तो हुआ था ब्रिटिश की नीतियों के अगेंस्ट, लेकिन बाद में ये मूवमेंट एक रिलीजियस मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ये समझना है कि राय बरेली के सैयद अहमद ने इस आंदोलन को शुरू किया भारत के अंदर। इसका नाम है सैयद अहमद बरेलवी। इन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट किया भारत में। और बहावी आंदोलन को स्टार्ट किसने किया था, तो ये अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित थे, है ना। मतलब इनके जो विचार थे वो अरब के अब्दुल वहाब से मिलते थे। पर इनके ऊपर दिल्ली के एक सूफी संत शाह वली उल्लाह का भी प्रभाव था, है ना। मतलब आप समझो कि भारत में ये आंदोलन किसने किया, राय बरेली के सैयद अहमद ने। पर सैयद अहमद किससे प्रभावित थे, अरब के अब्दुल वहाब से प्रभावित थे। लेकिन अब्दुल वहाब के अतिरिक्त एक सूफी संत थे दिल्ली के, संत शाह वली उल्लाह, इन पर भी इनका प्रभाव था। इस तरह से भारत में ये इन्होंने आंदोलन स्टार्ट किया। इस आंदोलन में ये क्या, इनका क्या कहना था, सैयद अहमद इस्लाम में हुए सभी परिवर्तनों तथा सुधारों के विरुद्ध थे। उस समय क्या था कि आप देखोगे, हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे अलग अलग धर्म में, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, इनमें बहुत सारे सुधार हो रहे थे, पुरानी बुराइयों को छोड़ा जा रहा था। तो इनका कहना था कि नहीं, हमारा जो ओल्ड रिलीजन है, जो हमारा ट्रेडिशनल सेक्शन है, वही ट्रेडिशनल सेक्शन हमारा बेस्ट है। तो ये क्या है, ये सैयद अहमद इस्लाम में हुए परिवर्तनों तथा सुधारों के विरुद्ध थे। इनका कहना था कि नहीं, वो पुरानी चीजें जो है वही चलनी चाहिए। वह हजरत मोहम्मद के काल के इस्लाम धर्म को पुनः स्थापित करना चाहते थे। वास्तव में यह पुनरुत्थान आंदोलन था। हम आगे पढ़ेंगे पुनरुत्थान आंदोलन का मतलब क्या है। तो सिंपल समझो, वो क्या चाहते थे, इस्लाम धर्म में परिवर्तन आ रहा था। मतलब जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते थे, बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस में घूमते थे, है ना, शर्ट पैंट कोट टाई लगा के घूमते थे। तो ये क्या था, ये एक चेंज था जो इस्लाम धर्म में आ रहा था। इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो नए ट्रेडिशन को अप्लाई कर रहे थे। जैसे बहुत सारे लोगों ने बुर्का छोड़ दिया, वो मॉडर्न ड्रेस में आ गए। तो इनका कहना था कि नहीं, ये चेंज सही नहीं है, आपको उसी तरह से जीना है जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा था, या जिस तरह से आपके रिलीजियस बुक में लिखा हुआ है ना। यहाँ पे जिहाद विहाद जैसा वर्ग वर्ड आ गया है आपके पास, थोड़ा सा आप इसे देख लेना। जिहाद वगैरह तो आपको पता ही है।
इसका यहाँ पर एक वर्ड है जिसे आप देख लेना थोड़ा सा, कि उन्होंने उत्तर पश्चिमी कबायली प्रदेश में एक सियाना अथवा इस्लाम का स्थान चुना जो समस्त आंदोलन का केंद्र बन गया, है ना। जिस जगह इनका था वो था सियाना, और इसे इस्लाम का स्थान मतलब दर उल इस्लाम इन्होंने माना। दर उल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का स्थान माना इन्होंने। और भारत में इसका मुख्य केंद्र जो था वो पटना में था। पटना में इन्होंने अपना सेंटर बनाया। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे सेंटर थे। यहाँ पर एक दो वर्ड और भी आ जाएगा। उनका उद्देश्य, एक वर्ड है दर उल हर्ब और दूसरा है दर उल इस्लाम। दोनों वर्ड को थोड़ा सा समझते हैं। दर उल इस्लाम का मतलब हो गया इस्लाम का स्थान, और दर उल हर्ब का मतलब हो गया जहां पर इस्लाम का स्थान नहीं है। जहां पर इस्लाम का स्थान नहीं है वो हो गया दर उल हर्ब, और जहां पर इस्लाम का स्थान है उसे हो गया, उसे हम कहते हैं दर उल इस्लाम। तो इनका उद्देश्य क्या था? दर उल हर्ब को दर उल इस्लाम में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये वर्ड है यहाँ पर जो इसे आप देख लेना। अब इन्होंने जो मूवमेंट किया वो मूवमेंट इन्होंने, ठीक है, पूरी तरह से कई बार पॉलिटिकल होके वो रिलीजियस हो गया। पंजाब में उन्होंने सिखों के राज्य के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी, है ना। मतलब क्या था कि उनका यहाँ पर सिखों के अगेंस्ट, सिख वहां पर क्या होते थे, सिख पंजाब में एक कम्युनिटी ऐसी थी जो रूलिंग टाइप की थी, जो किसानों का शोषण करते। वास्तव में ये सब भी किसान ही थे, लेकिन ये किसान मूवमेंट में बहुत ज्यादा रिलीजियस इनपुट आ गया। रिलीजियस इनपुट इसलिए आ गया क्योंकि इनका उद्देश्य ये क्या कहते थे कि हमें इस्लाम के अंदर चेंजेस को ये स्वीकार नहीं करते थे। ये कहते थे कि हमें इस्लाम को उसी पुराने रूप में ले चलना है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये था तो किसान मूवमेंट, लेकिन ये रिलीजियस इनपुट के साथ था। अब देखो, पंजाब में भी इन्होंने किया मूवमेंट, लेकिन जब पंजाब राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तब इनका मूवमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गया। पहले ये पंजाब में जो इनका लड़ाई लड़ रहे थे ये सिखों के अगेंस्ट थे, बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। हम इनके बारे में, वहाबियों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे रिलीजियस एंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उसमें हम पढ़ेंगे, उसमें हम वहाबियों के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किन्होंने इस रिवोल्ट को स्टार्ट, कैसे, कई क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीलिम्स में और मेंस में भी वहाबी मूवमेंट से। तो आपको ध्यान रखना है कि वहाबी मूवमेंट क्या है, किसने इसे स्टार्ट किया, किस चीज से ये प्रभावित थे, कहां पर इनका सेंटर था, इनका काम करने का स्टाइल क्या था, उद्देश्य क्या था। आगे हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे जब हम सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट करेंगे तब। ठीक है।